हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं। दिस इज शेषमणि सर। आई विल टीच टू यू फिजिक्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ठीक, आज बेटा हम लोग 11th में लेसन 1 स्टार्ट करने चल रहे हैं। फिजिक्स में लेसन 1 आपका है फिजिकल वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखना है, आप लोग 10th पास आउट होकर के आए हो। अब हम लोग को फिजिक्स में यहाँ पर इंडिविजुअली पढ़नी है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 10th में हम लोग, ठीक ना, साइंस में कंक्लूड करके एग्ज़ाम देते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब 11th में यहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स होगा, फिजिक्स, ठीक ना। फिजिक्स भी ब्रांच ऑफ साइंस है। और साइंस क्या है? साइंस में आप लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, कॉम्पैक्ट नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, यानी जो कॉम्पैक्ट्स कहने का मतलब अगर हिंदी में भी बोलें तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान क्या है? विज्ञान हमेशा बेटा इंडिकेट करता है कि आओ करके सीखें, यानी जो आप हाइपोथेसिस करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, वही एक तरीके से साइंस ही है, ठीक ना। तो यहाँ पे फिजिक्स की बात करें स्पेशली, तो फिजिक्स, पूरी फिजिक्स एक इमेजिनेशन है, हाइपोथेसिस है, ठीक है। फिजिक्स कहने का मतलब वो भी साइंस से ही जनरेट हुई है, साइंस की ही ब्रांच है। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। साइंस, साइंस क्या है बताने की चीज़ नहीं, आप लोग बहुत पहले से जान रहे हो, लोअर क्लासेस भी पढ़ करके आए हो। इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, यानी जो सिस्टम में, ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया जा सके, यानी कहने का मतलब ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, यानी दिनों दिन, ठीक ना, डे बाय डे कंटिन्यू साइंस क्या कर रही है, और भी ग्रोथ कर रही है, उसी नॉलेज को ही साइंस कहते हैं। यानी कोई नई चीज़ खोज करना, नई चीज़ें बनाना, नई टेक्निक डेवलप करना, नई नई डिवाइसेस जनरेट करना, यही तो साइंस है। तो इसी पूरे कॉम्पैक्ट नॉलेज को ही साइंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आती है टाइप्स ऑफ साइंस, यानी साइंस की बहुत सी टाइप्स हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ साइंस? तो आप कह सकते हो सर, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ साइंस, देयर आर मैनी ब्रांचेज ऑफ साइंस, ठीक है। साइंस की बहुत सारी ब्रांच हैं, बहुत सारी साइंस, ठीक है। तो यहाँ जैसे देखिए दिया गया है बायोलॉजिकल साइंस। अब हम बात करें इसी में बायोलॉजिकल साइंस, यानी जो और हमको पढ़ना है, साइंस की ही ब्रांच क्या हो जाएगी? फिजिक्स हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं फिजिक्स भी क्या है? साइंस की ही ब्रांच है, ठीक है। फिजिक्स भी साइंस की ब्रांच है। और बात करें तो हम अपने ही सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं जो 10th में पढ़े हैं। क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी क्या है? साइंस की ही ब्रांच है, ठीक है। और बात करें हम लोग तो यहाँ बायोलॉजी, बायोलॉजी भी क्या है? साइंस की ही ब्रांच है। और बात करें जूलॉजी, जूलॉजी भी साइंस की ब्रांच है। यानी साइंस की ब्रांच बहुत सारी ब्रांचेस हैं, देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा फिजिक्स की, यानी फिजिक्स है क्या, ठीक है। फिजिक्स की बात करें, व्हाट इज द फिजिक्स? तो फिजिक्स इज अ कॉम्पैक्ट, यानी फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स की बात करें, इसकी डेफिनीशन, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फेनामेना, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की, फिजिक्स क्या है, तो यहाँ आप कहोगे फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द नेचर एंड नेचुरल फेनामेना। फिजिक्स साइंस। तो अब देखिए ध्यान से, मेनली अब हम लोग अपने टॉपिक पे ही चलते हैं, यानी हम लोग को जो पढ़ना है वो फिजिक्स ही है, ठीक है। तो यहाँ ये जान लिए साइंस क्या है, उसके बाद देखते हैं फिजिक्स क्या है, ठीक है। तो डेफिनीशन इसका नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिजिक्स,
डिफाइन कर लेते हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena ओके, एंड नेचुरल फेनामेनन। चलो इसे समझ लेते हैं। फिजिक्स क्या है? भौतिकी। इसे क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिकी। हिंदी में कहें तो ये क्या है? भौतिकी, भौतिक विज्ञान। ठीक है, फिजिक्स है क्या? देख लो, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, विज्ञान की ही एक शाखा है, जिसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं? जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर। यहाँ नेचर लिखा है और नेचुरल फेनामेना, 2 पॉइंट्स लिखें बेटा, 2 वर्ड्स ध्यान दीजिएगा। यानी नेचर के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति के बारे में। ठीक है, नेचर का मतलब प्रकृति। ठीक है, प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, प्राकृतिक फेनामेना, परिघटना, प्राकृतिक परिघटना। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? चलिए देखिए, यहाँ प्रकृति और प्राकृतिक परिघटना यानी नेचर के बारे में स्टडी करते हो, और नेचुरल फेनामेना। अब देखिए, नेचर तो आप जान रहे हो, प्रकृति यानी जो हमको जहाँ से सनलाइट मिले, प्रकृति से मिल रही है, बारिश हो रही है, ये भी हमको नेचर दे रही है, हवा चल रही, कहाँ से मिल रहा है? नेचर से ही मिल रहा है। अब कहने का मतलब नेचुरल फेनामेना क्या है? नेचुरल फेनामेना का मतलब ये हो गया प्राकृतिक परिघटना, जैसे भूकंप आ गया, ठीक है, आंधी आ गई, तूफान आ गया, ओला पड़ गया, और क्या, बहुत तेज से बारिश हो गई। ठीक ना, ये सब प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, ये होती रहती हैं प्रकृति में। तो फिजिक्स उसी के बारे में डील्स करती है। ठीक है, अब हम लोग बात करें स्कोप फिजिक्स की। अगर स्कोप की बात करें तो देयर आर मैनी स्कोप ऑफ फिजिक्स इन मॉडर्न सोसाइटी। स्कोप अब आप जान ही रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग होता है, इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है, मेडिकल डिपार्टमेंट में इसका उपयोग होता है। ठीक है, कहने का मतलब हम लोग कह नहीं सकते कहाँ कहाँ इसका फिजिक्स का स्कोप है। फिजिक्स का स्कोप ऑल राउंड कह सकते हैं, यानी हर एक जगह एक तरीके से देखें, इवैल्यूएशन करें तो इसका फिजिक्स का, ठीक है, स्कोप मैनी प्लेसेस पर है। ठीक है, उसके बाद फिर आती है बात, फिजिक्स का रिलेशन किस किस सब्जेक्ट्स में है। डेफिनीशन आप जान लिए, उसके बाद फिर रिलेशन ऑफ फिजिक्स इन अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, रिलेशन कहाँ पर है फिजिक्स का? रिलेशन के बारे में जानते हैं, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस। ठीक है, देखिए ध्यान से, फिजिक्स इज रिलेशन टू अदर साइंस कह लेते हैं। तो यहाँ पे देयर आर मैनी रिलेशंस इन अदर साइंस या अदर सब्जेक्ट्स। फिजिक्स का किसके किसके साथ और रिलेशन है, ये चीज़ हम लोग कैसे कह सकते हैं? ये चीज़ हम लोग विथ प्रूफ के साथ कह सकते हैं। फिजिक्स का कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स से है, फिजिक्स का कॉम्बिनेशन और किस से है? केमिस्ट्री से है।
फिजिक्स का कॉम्बिनेशन बायोलॉजी से है, फिजिक्स का कॉम्बिनेशन जूलॉजी से है। यानी फिजिक्स को हम लोग एक तरीके से देखें तो हर एक सब्जेक्ट्स में मिलती है। यानी संस्कृत में भी फिजिक्स मिले, संस्कृत लैंग्वेज में फिजिक्स को भौतिकी बोलते हैं। ये जो हिंदी शब्द आया है भौतिकी, ये संस्कृत के ही भाषा में बोला गया है भौतिकी, यानी फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी। आप कहें संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, देववाणी, देव भाषा संस्कृत, तो वहाँ भी फिजिक्स क्या है, वहाँ भी अटैचमेंट है। संस्कृत में भी फिजिक्स आपको पूरी तरीके से मिलेगी। कहने का मतलब इसका केमिस्ट्री में, फिर है एस्ट्रोनॉमी में। अब जैसे देख लेते हैं इसका कहाँ कहाँ पे रिलेशन है, मैथमेटिक्स में है, मैथमेटिक्स में है ना, ठीक है। कोई भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हम मैथ का यूज ज़रूर करेंगे। केमिस्ट्री में भी इसका रिलेशन है, ठीक है, ठीक ना। बायोलॉजी में भी इसका रिलेशन है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में इसका रिलेशन है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर फिजिक्स का रिलेशन है। हम लोग कह ही नहीं सकते कहाँ कहाँ। टेक्नोलॉजी में इसका मेनली, टेक्नोलॉजी में, ठीक है, टेक्नोलॉजी में बहुत इसका यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल में यूज़ करते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में इसका यूज करते हैं फिजिक्स का, मेडिकल साइंस में, ठीक है। यानी कहने का मतलब, ठीक है, ETC हम फिजिक्स का यूज यानी फिजिक्स का रिलेशन अदर सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। यही दिया गया है, रिलेशन टू अदर साइंस या रिलेशन टू अदर सब्जेक्ट्स। यहाँ अगर अदर सब्जेक्ट्स भी लिख दें, यानी हम लोग फिजिक्स को अदर सब्जेक्ट्स में कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसका कहाँ रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। तो ये, ठीक ना, इस तरीके से। फिर बेटा और आगे चलते हैं, जो बेसिक चीज़ आप लोग पढ़े हो, ठीक है, यानी 9th 10th में छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। फोर्सेस के बारे में फोर्स पढ़े हैं, ठीक है। फोर्स क्या है? अ बॉडी पुश और पुल ऑन एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। आप फोर्स सिंपली डिफाइन करते हो, किसी बॉडी पर या तो पुश करें या पुल करें तब वहाँ फोर्स होता है, एक्ट होता है। और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। फोर्स को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हो। तो यहाँ देखिए, ये जो दिया गया फिजिकल वर्ड्स, फिजिकल का मतलब बोलिए, एक तरीके से फिजिकल की हम लोग बात करें तो फिजिकल का मतलब शारीरिक से भी रिलेटेड है। शारीरिक, वर्ल्ड का मतलब संसार, पूरे संसार में, यानी कहने का मतलब फिजिक्स यहाँ पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, संसार की बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखा ये जाएगा कि कौन से फंडामेंटल फोर्स हैं वर्ड्स में, ठीक ना। यूनिवर्स में कितने फंडामेंटल हैं, फोर्स हैं। तो यहाँ देयर आर हाउ मैनी फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। यहाँ देखेंगे बेटा, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो यहाँ पे फंडामेंटल फोर्स को हम लोग जानेंगे नेचर में। तो यहाँ देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। यहाँ पे कितने फोर्स हैं? देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। पहला है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है।
फिर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फर्स्ट हो गया। सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर फोर्थ लास्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, आप देखो बेटा यहाँ पे, ठीक है, फंडामेंटल यानी जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी बेसिक फोर्स जो नेचर में एक्ट्स हो जा रहे हैं, लग रहे हैं, वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 टाइप का, यानी जो आप पढ़ चुके हो, ठीक ना, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें आपको मालूम है, उसी को थोड़ा यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स, आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ चुके हो 9th में, ठीक है। आप कहते थे द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, और वहाँ पे आप डिफाइन किए थे, फार्मूला जो आया था ग्रेविटेशनल फोर्स का, F=G m1 m2 अपान r², ठीक है। इसको कौन दिया था, न्यूटन ने। किस सेंचुरी में, 1686 में न्यूटन अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इसको, ठीक है, क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और यहाँ से इन्होंने एक लॉ डेवलप किया था जिसको आप कहते थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो F=G m1 m2 अपान r²। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। यफ क्या है, यही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। यम क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट लिया गया जिसका मास m2 है, और आर क्या है, ऑब्जेक्ट ए और बी, यानी ए और बी मास जिसका m1 है जिसका मास m2 है, इसी ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। आर क्या है, रेडियस या फिर डिस्टेंस। चलिए, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स हो, अट्रैक्शन होता है, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, आप ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप पढ़ोगे F=, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक ना। यानी हम लोग 10th में क्या पढ़ चुके हैं, यहाँ ध्यान दो बेटा, F=1/4 πε0, 1/4 πε0 Q1 Q2 अपान r², ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़े थे चार्ज को 2 टाइप, तो वहाँ पे हम लोग चार्ज की मूविंग वाली कंडीशन को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं, और आगे क्लास में चलेंगे तो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी रेस्ट पॉइंट पे, जहाँ पे चार्ज रेस्ट होते हैं। तो यहाँ 2, ठीक है, कूलाम्स ने इसको दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये देखिए, ये कूलाम्स ला। तो यहाँ पे 1/4 πε0 Q1 Q2 अपान r², चार्ज को रेस्ट कंडीशन पे 2 चार्ज लिए गए हैं जिनके बीच की दूरी r है, जैसे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट लिए गए थे जिनका मास m1 m2 था, यहाँ पे चार्ज कंसीडर किया गया Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी r है, ठीक ना। ये F0 क्या है, परमिटिविटी कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे F=1/4 πε0 इंटू Q1 Q2 अपान r²। फिर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी जो न्यूट्रॉन और किसमें, प्रोटॉन। देखो बेटा, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हम लोग जानते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल या न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब हम लोग जान चुके हैं। यानी न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है,
जो न्यूक्लियस के बीच में, ठीक ना, यानी क्या ऐसे फोर्स जो न्यूक्लियस को बाइंड्स किए रहें, बहुत मजबूती के साथ पकड़े रहें, उन्हीं को यहाँ आप कहोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी प्रोटॉन और न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं आप लोग जानते हो। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। जबकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, राउंडिंग करता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में कंटेन होता है, ठीक है, ओके, ठीक। तो ये वही फोर्स है जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड किया हुआ है, ठीक है, स्ट्रांगली। फिर क्या है, ये वीक न्यूक्लियर, इसी का अपोजिट आ गया वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपका क्या कहना है भाई, द फोर्स आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स इवॉल्व न्यूक्लियर प्रोसेस। देखो बेटा, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स की हम लोग बात करें तो कहने का मतलब ऐसा फोर्स जो इसी को क्या कर दे, ठीक ना, स्प्लिट कर दे। जैसे यहाँ पे कंसीडर कर ले बीटा डी के न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, जहाँ पे एक फोर्स, ऐसा फोर्स बल लगे कि क्या कर दे, तोड़ने का काम करे, ठीक है, मजबूती के साथ कम हो। जैसे बीटा डी के पार्टिकल्स होते हैं ये स्प्लिट्स हो जाते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये हुआ फंडामेंटल फोर्स जो है नेचर में वो आपके कितने हैं, 4 हैं। अगर अब हम लोग इनकी बात करें रेशियो, तो अभी हम आपको बताएं कितने फंडामेंटल फोर्स हैं नेचर में। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। कौन कौन से हो गया, देखो बेटा, चलो ठीक है, इस तरीके से मैं लिख दिया। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्स, यानी रेशियो के फॉर्म में देखेंगे आप। फोर्स ग्रेविटेशनल इस तरीके से लिख दिए हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब हम लोग इनके रेशियो की बात करें तो चलिए रेशियो की बात करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ठीक है, देखो बेटा, यहां अगर अब हम लोग बात करें देखिए, ठीक है, अब यहां हम लोग बात करें रेशियो की, यानी अब देखो बेटा ध्यान से, यहां ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहां वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, सबसे स्ट्रांग फोर्स। अब इनके अगर रेशियो की हम लोग बात करें, ये रेशियो, ठीक है, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो 1 हो जाएगा और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻25 हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का और बढ़ जाएगा 10⁻36 हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स का होगा जो कि 10⁻38 हो जाएगा। यहाँ तक ये सारी चीज़ें, ठीक ना। तो ये आपका हो गया क्या, बोलो, रेशियो, द रेशियो ऑफ द फोर्स विच इज प्रेजेंट्स इन नेचर। ये सारी चीज़ें बेटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।